गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सितंबर 2024 एग्जाम के लिए अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का सी इंटर के लिए एक एक करके चैप्टर अपलोड होंगे। एक चैप्टर डायरेक्ट टैक्स का अपलोड होगा, एक चैप्टर इनडायरेक्ट टैक्स का अपलोड होगा जीएसटी का, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और विद इन वन मंथ और मैक्सिमम 40 डेज में आपका ये रिवीजन क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा चैनल पे। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। ये इजी चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा आपका। बेसिक कॉन्सेप्ट में जनरली टैक्स की रेट है, टैक्स के बारे में बता रखा है। हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। What is the meaning of tax? Tax are the considered to be cost of living in a society. किसी सोसाइटी में लिविंग कॉस्ट को बनाए रखने के लिए जो आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं वो टैक्स होता है। टैक्सेस आर लेविड मतलब चार्ज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू मीट मतलब फुलफिल करना कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के एक्सपेंडिचर को जो खर्चे होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है। और आर्टिकल 366 अब आर्टिकल 28 कॉन्स्टिट्यूशन में भी टैक्स को डिफाइन किया गया है। टैक्सेशन इंक्लूड द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स, किसी भी तरह का कोई टैक्स लगाना, इम्पोज करना, अप्लाई करना, वेदर जनरल हो सकता है, लोकल हो सकता है, कोई स्पेशल टैक्स हो सकता है। एंड टैक्स शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, और टैक्स को इसी के अकॉर्डिंग समझा जाएगा। ये टैक्स केवल गवर्नमेंट आपसे चार्ज कर सकती है। टैक्स दो तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आपको पे करना होता है, आप उसका बर्डन किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकते। जब जैसे इनकम टैक्स जो आप पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स है, आपकी जॉब लगी तो आप ही तो टैक्स देंगे, उसके भी आप मम्मी पापा थोड़ी दे सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है और इसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है, इसका बर्डन आप फाइनल कंज्यूमर पे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कस्टमर से कलेक्ट करके आप गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे चार्ज होता है और इसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी पेयर और बियरर सेम पर्सन होगा। इसमें जो पे करेगा वही बियर करेगा टैक्स का बर्डन। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज होता है, इसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं, यानी इसमें पेयर कोई और होगा, पेयर जनरली बिजनेसमैन होगा और बर्डन कौन बियर करेगा? फाइनल कंज्यूमर कस्टमर बियर करेगा। और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, कोई फॉरेन इनकम, कोई एसेट से अपनी कमाई वो भी डायरेक्ट टैक्स में आएगी। गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है वो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। वाई आर टैक्सेस लिवाइड? ईजी है, टैक्स क्यों लिया जाता है गवर्नमेंट? ताकि गवर्नमेंट जो वेलफेयर है, सोसाइटी से रिलेटेड जो वेलफेयर स्कीम है उनको पूरा कर सके। जैसे गवर्नमेंट डिफेंस का खर्चा उठा सके, प्रोविजन फॉर एजुकेशन फ्री में दे सके, हेल्थ केयर सर्विसेज डेवलप कर सके, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड और डैम एक्सेट्रा बनाने के लिए टैक्स चार्ज करती है। पावर टू लेवी टैक्स, टैक्स लगाने की पावर सरकार को कहाँ से मिलती है? किसी भी कानून को बनाने की पावर सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट बिना कानून बनाए टैक्स आपसे नहीं ले सकती, यानी गवर्नमेंट को पहले कानून बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही वो आपसे कोई टैक्स ले सकती है। आर्टिकल 265 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, नो टैक्स शैल बी लेविड, कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, कलेक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कोई लॉ की अथॉरिटी होगी, यानी कोई कानून द्वारा निर्धारित एक अथॉरिटी होगी, कोई लॉ होगा, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी। अकॉर्डिंगली फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स, कोई भी टैक्स लगाने के लिए आ लॉ नीड टू बी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एक कानून बनाना पड़ता है। और कानून बनाने की पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट दी गई हैं, जिनमें बंटवारा किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट किस पे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किस पे कानून बनाएगी। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स होते हैं उन पे एक्सक्लूसिव पावर होती है केंद्र सरकार के पास, यानी जो सब्जेक्ट मैटर हैं, जिन जिन टॉपिक्स के नाम हैं इसमें, उन लिस्ट पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में उन टॉपिक्स के नाम होते हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट एक मिक्स लिस्ट है जिसमें दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य की विधानसभा दोनों कानून बना सकती है। पर आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था कि अगर स्टेट ने कोई कानून बना लिया है और उसी चीज़ पर जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है टॉपिक, ठीक है, उसी लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई कानून बना लिया है, तो किसका कानून प्रिवेल करेगा? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रिवेल करेगा। पर अगर वो स्टेट चाहे तो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है और राष्ट्रपति चाहे तो उस स्टेट को कह सकता है कि तुम्हारे स्टेट में तुम्हारा कानून चलेगा, रेस्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून चलेगा, अगर राष्ट्रपति परमिशन देता है तो। अब इनकम टैक्स कौन से लिस्ट में है? इनकम टैक्स जो है आपका यूनियन लिस्ट का टॉपिक है, यानी इनकम टैक्स में कोई भी चेंज करना है, कोई भी रेट बढ़ानी है, घटानी है, व्हाटएवर कोई भी चेंजेस करना है इनकम टैक्स में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वही चेंज कर सकती है। इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है। एंट्री नंबर 82, इसमें एंट्री 1, 2, 3 एंट्री नंबर सब्जेक्ट के टॉपिक होते हैं। तो एंट्री नंबर 82 पे जो लिस्ट में 82 का जो नंबर है यूनियन लिस्ट का, दैट इज द लिस्ट फर्स्ट इन 7 शेड्यूल में जो दे रखी है
टू आर्टिकल 246 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द पावर, देता है पार्लियामेंट यानी केंद्र सरकार को, टू मेक लॉ ऑन टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अगर एग्रीकल्चर इनकम पे कोई कानून बनाना है तो उसकी पावर तो स्टेट के पास में, एग्रीकल्चर इनकम के अलावा किसी और चीज़ पे कानून बनाने की पावर जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है वो केंद्र सरकार के पास में है यहाँ पर। अब अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ना है तो आपको इन चीज़ों को भी पढ़ना होगा, साथ में इन चीज़ों को समझना होगा, तभी आपको इनकम टैक्स ढंग से समझ में आएगा। एक तो इनकम टैक्स एक्ट आपको पढ़ना होगा, एनुअल फाइनेंस एक्ट जो बजट हर साल आता है वो समझना होगा, इनकम टैक्स के रूल्स पढ़ने होंगे, सर्कुलर नोटिफिकेशन जो टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इशू करती है वो पढ़ने होंगे, लीगल डिसीजन जो कोर्ट देता है वो समझने होंगे। इन पांचों को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के मेन जो 5 स्तंभ हैं जिन पे स्ट्रक्चर खड़ा है इनकम टैक्स का, एक तो इनकम टैक्स एक्ट आपको पढ़ना होगा, एनुअल फाइनेंस एक्ट जिसे बजट बोलते हैं, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर नोटिफिकेशन, लीगल डिसीजन आपको पढ़ने होंगे कोर्ट के। इनकम टैक्स एक्ट 1961 आप पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही भारत में इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। इनकम टैक्स एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया यानी पूरे भारत में अप्लाई होता है। ये फर्स्ट अप्रैल 1962 से अप्लाई हुआ था। इसमें 1 से लेके 298 सेक्शंस हैं और स्केड्यूल या शेड्यूल है 1 से लेके 14 तक, इसमें शेड्यूल आपको दे रखे हैं। फाइनेंस एक्ट की बात करते हैं। फाइनेंस एक्ट जो बजट होता है हर साल पेश किया जाता है संसद में, जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो बजट फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल आता है इन द पार्लियामेंट बजट सेशन जो फरवरी में आता है। व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब बोथ हाउसेस उसे पास कर देते हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, राज्यसभा जो होती है वो अपर हाउस होती है, एंड गेट द असेंट, असेंट मतलब स्वीकृति मिल जाती है राष्ट्रपति की, इट बिकम द फाइनेंस एक्ट, तो वो बजट फाइनेंस एक्ट बन जाता है। अमेंडमेंट आर मेड एवरी ईयर, इसमें बजट में क्या क्या होता है, जो आने वाला जो आपका साल है नेक्स्ट ईयर उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इनकम टैक्स में वो बताया जाता है, रेट्स बताई जाती है आने वाले कमिंग ईयर में आपको किस रेट से इनकम टैक्स देना होगा एक्सेट्रा। जो भी चेंजेस होते हैं अमेंडमेंट होते हैं वो इस बजट में मेंशन होते हैं। जो ये बजट होता है जो फाइनेंस एक्ट होता है वो 4 पार्ट्स में बटा होता है। पार्ट 1 जो है इसका फर्स्ट शेड्यूल का फाइनेंस एक्ट का स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, जो आने वाला है करंट असेसमेंट ईयर उसमें क्या इनकम टैक्स की रेट होने वाली है, किस रेट से आपको टैक्स पे करना होगा वो इसमें मेंशन होता है। पार्ट 2 में पार्ट सेकंड स्पेसिफाई द रेट एज वेल टैक्स इज डिडक्टिबल, टीडीएस किस रेट से कटेगा। वैसे आगे एक चैप्टर भी आएगा टीडीएस कि अगर आप कुछ सर्टेन इनकम्स का या एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ टैक्स काट के पे करना होता है, जैसे टीडीएस बोलते हैं। नहीं, जैसे ही इनकम जनरेट होगी आपको हाथों हाथ टैक्स काटना है, जिसे टीडीएस आप बोलते हैं। तो टीडीएस किस रेट से कटेगा। पार्ट 3 में गिव्स द रेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी, अगर आप सैलरी से इनकम कमाते हैं तो किस रेट से टीडीएस कटेगा वो पार्ट 3 में दिया होता है। पार्ट 4 में दिया होता है कि नेट एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो एग्जेम्प्ट होती है पर कुछ केसेस में टैक्सेबल होती है, तो एग्रीकल्चर इनकम पर किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा वो पार्ट 4 में दिया गया है। यानी फाइनेंस एक्ट में 4 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में तो ये बताया जाता है कि जो आने वाला करंट असेसमेंट ईयर है उसमें किस रेट से आपको टैक्स देना है। पार्ट 2 में लिखा होता है कि टीडीएस जो काटेंगे आप किस रेट से काटेंगे। पार्ट 3 में लिखा होता है जो सैलरी पे टीडीएस कटेगा किस रेट से कटेगा, और पार्ट 4 में नेट एग्रीकल्चर इनकम किस तरह से कैलकुलेट होगी वो लिखा होता है। फिर इनकम टैक्स रूल्स आपको पढ़ने होते हैं। आपको पहले बेसिक क्लास में बता दिया गया है कि सारी चीज़ें इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखी जाती हैं, किसी भी एक्ट में सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, इनके और कुछ चीज़ें लिख दी। एक्ट जब भी बनाया जाता है उसमें कई जगह लिखा जाता है एज पर स्पेसिफाइड इन रूल्स, क्योंकि रूल्स कभी भी बदले जा सकते हैं। एक्ट को बदलने का एक लेंथी प्रोसेस होता है, इसे गवर्नमेंट सारी चीज़ें एक्ट में नहीं मेंशन करती है, वो रूल्स में मेंशन करती है। और रूल्स कभी भी बदले जा सकते हैं, जो सरकार सत्ता में है वो रूल्स बदल सकती है। तो रूल्स बनाने की जो पावर है वो सीबीडीटी के पास में है। यहाँ पर सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, हमारे देश में 2 डिपार्टमेंट है, 2 बोर्ड बनाए गए हैं। एक तो होता है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और एक है सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। सीबीडीटी तो डायरेक्ट टैक्स के मैटर देखता है कि इंडिया में डायरेक्ट टैक्स को वसूल करने में दिक्कत तो नहीं आ रही है, रूल्स बनाता है कि कैसे टाइम टू टाइम कलेक्शन हो टैक्स का। और सीबीआईसी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, वो जीएसटी और कस्टम से रिलेटेड रूल्स बनाता है। ठीक है, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं। फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इनकम टैक्स एक्ट को ढंग से अप्लाई करने के लिए द सीबीडीटी फ्रेम रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, दीज रूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इनकम टैक्स रूल बोला जाता है। यहाँ पर सर्कुलर नोटिफिकेशन का मतलब दे रखा है, सर्कुलर डिपार्टमेंट इशू करता है। तो अपने डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स के इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अपने ही डिपार्टमेंट्स को बताने के लिए सर्कुलर इशू करता है डिपार्टमेंट। और जो सर्कुलर होते हैं वो असेसी पे बाइंड नहीं होते हैं, यानी जो एक टैक्स पेयर है वो चाहे तो सर्कुलर को माने और चाहे तो ना माने। सर्कुलर मोस्टली डिपार्टमेंटल
डिपार्टमेंटल यूज़ के लिए इशू किए जाते हैं। जो डिपार्टमेंट्स में अधिकारी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि CBDT ने क्या चेंजेस किए हैं। पर अगर SSC चाहे तो जो बेनिफिशियल सर्कुलर है, जो फ़ायदे की बात है, उसका फ़ायदा उठा सकता है सर्कुलर से, पर SSC चाहे तो मना भी कर सकता है। सर्कुलर केवल डिपार्टमेंट के ऑफिसर या एम्प्लॉय पे बाइंड होते हैं, वो SSC जो टैक्स पेयर है उस पर बाइंड नहीं होते हैं। सर्कुलर आर इशूड बाय CBDT फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को बताने के लिए इशू किया जाता है। सर्कुलर टू क्लैरिफाई डाउट, अगर कोई डाउट आ रहा है किसी चीज़ में, कोई रूल्स में, प्रोविजन में, रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सर्कुलर इशूड फॉर द गाइडेंस, एक तरह से गाइडेंस होता है कि कैसे आपको काम करना है फॉर द ऑफिसर और असेसी। द डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय सर्कुलर, डिपार्टमेंट तो बाउंड है, डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय ऑफिसर होते हैं उन्हें तो ये सर्कुलर मानना होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो CBDT इशू करता है। विच वाइल सच सर्कुलर नॉट बाइंडिंग ऑन द असेसी, जो टैक्स पेयर है, जो असेसी है, करदाता है, वो उन पे बाइंड नहीं होते हैं। हाँ, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर, पर कोई सर्कुलर है जिसमें बेनिफिशियल बात की गई है, जिसमें टैक्स बचाने की बात की गई है, आपके फेवर में जा रहा है, तो आप उस सर्कुलर का फ़ायदा उठा सकते हैं। नोटिफिकेशन जो पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है, नोटिफिकेशन का मतलब होता है पब्लिक एट लार्ज, जब पूरी जनता को बताना हो तो नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, जनरली गवर्नमेंट इशू करती है टाइम टू टाइम, और ये सब पे बाइंड होते हैं। नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। CBDT इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक एन अमेंड रूल फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट बाय इशूइंग नोटिफिकेशन विच आर बाइंडिंग। नोटिफिकेशन बाइंड होते हैं, मानने पड़ेंगे आपको कंपलसरी, बोथ डिपार्टमेंट को भी और असेसी को भी। लीगल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, कई बार डिपार्टमेंट आपसे खुश नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है आपने चोरी की है, आपको लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत कर रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट जो फैसला देगा फिर वो आपको मानना पड़ेगा। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, हेडिंग से पता चल रहा है अगर इनकम टैक्स लेना है आपको किसी पर्सन से तो ये कंडीशन आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आप उस पर्सन से इंडिया में टैक्स वसूल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 4 में चार्ज ऑफ इनकम टैक्स दे रखा है, इज अ चार्जिंग सेक्शन विच प्रोवाइडेड। चार्जिंग सेक्शन मतलब ये सारी कंडीशन पूरी होंगी तभी वो आपसे टैक्स चार्ज कर सकते हैं। पहला, टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब फॉर द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। बनाया था फाइनेंस एक्ट जो फरवरी में आता है, उसमें पहले ही बता दिया जाता है जो कमिंग ईयर है आपका अप्रैल टू मार्च, उसमें किस रेट से आपको टैक्स देना है। इनकम टैक्स एक्ट और बोथ, तो या तो इनकम टैक्स एक्ट में रेट लिखी होगी या फाइनेंस एक्ट में रेट लिखी होगी, उस रेट से वो टैक्स लेंगे आपसे। द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन, पर्सन से लिया जाएगा टैक्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में जो पर्सन की डेफिनेशन अभी आप पढ़ेंगे, वो जो पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड होते हैं उनसे लिया जाता है। जनरली कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, ये सब पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। टैक्स इज चार्जेबल टोटल इनकम पे लिया जाएगा अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में आपने कमाई है आपके कोर्स के लिए प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 23 से शुरू होगा, 31 मार्च 24 को एंड होगा। तो इस 12 महीने में जो आप कमाते हैं प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स देना होगा। नॉट इन असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है, आपका प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 23 से शुरू होगा, 31 मार्च 24 को एंड होगा। प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न करते हैं उसी इनकम पे आपको टैक्स देना होता है। और प्रीवियस ईयर की इनकम की जो कैलकुलेशन होती है वो असेसमेंट ईयर में होती है। जिस साल आपकी इनकम को असेस किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है फॉर पेइंग टैक्स, असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है प्रीवियस ईयर से। आपके कोर्स के लिए आपका असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 24 से शुरू होगा और 31 मार्च 25 को एंड होगा। पर कुछ एक्सेप्शन है कि प्रीवियस ईयर में ही आप कमाते हो, प्रीवियस ईयर में टैक्स देते हैं, इस एक्सेप्शन आप पढ़ेंगे। पर जनरल रूल यही है कि प्रीवियस ईयर में तो हम इनकम अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देते हैं। पर आप 5 एक्सेप्शन पढ़ेंगे, अभी आगे आएंगे कि इन 5 एक्सेप्शन में सेम ईयर में ही कमाना होगा और सेम ईयर में ही टैक्स पे करना होगा। टैक्स शैल बी लिवाइड इन अकॉर्डिंग विद सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंटेन द एक्ट। और टैक्स कैसे पे करना है इसके लिए प्रोविजन बनाए गए हैं, रूल बनाए गए हैं इनकम टैक्स में, उनको फॉलो करते हुए आप टैक्स पे करेंगे। अब सबसे पहले टोटल इनकम और टैक्स पेबल, अब कैसे कैलकुलेट होती है टोटल इनकम, उसका प्रोसीजर आपको बताया गया है कि भारत में किसी व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल की, किसी पर्सन की टोटल इनकम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो स्टेप 1 आपको रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। ये चैप्टर भी आप पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, वैसे आप रिवाइज कर रहे हैं, आपको पता है रिविजन क्लास चल रही है ये, तो आपको पता है कि सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है किसी व्यक्ति का। अगर वो भारत में रेजिडेंट है तो ही टैक्स देगा, अगर वो रेजिडेंट नहीं है एज पर इनकम टैक्स रूल तो फिर वो इंडिया में टैक्स पे नहीं करेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस का आपका सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं होता है। सिटीजनशिप एक डिफरेंट चीज़ है, नागरिकता लेना अलग चीज़ है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चीज़ है। हो सकता है आप भारत के नागरिक तो हों पर आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर रहे, तो आपको इंडिया में नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा और आप टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होंगे। तो रेजिडेंशियल स्टेटस को कभी भी आप सिटीजनशिप से लिंक नहीं करेंगे। सिटीजनशिप नागरिकता लेने के लिए अलग कंडीशन है और इनकम
टैक्स के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस अलग तरीके से डिसाइड होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो बंदा इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं है। अगर रेजिडेंट है तो टैक्स कैलकुलेट होगा, अदरवाइज टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। फिर इनकम कमाने के स्टेप सेकंड, इनकम कमाने के तो बहुत से तरीके होते हैं, पर इनकम टैक्स वालों ने 5 मेजर हेड्स बनाए हैं। उन्हें इनकम कमाने के तरीकों को मेजर 5 हेड्स में डिवाइड किया है। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी आप इन पांचों हेड का जो टोटल होगा उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप जॉब करते हैं जहाँ मालिक नौकर का संबंध है तो वो जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप किराए पे मकान देते हैं, अपने किराए पे मकान शॉप देते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं, इनकम होती है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। अगर आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, फिक्स एसेट बेचते हैं तो कैपिटल एसेट बेचने पे जो प्रॉफिट होता है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा। और जो इन चारों हेड में कवर नहीं होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, जैसे लॉटरी खुल गई, आपको ब्याज मिला, एटसेट्रा। तो हेड्स बनाने के पीछे लॉजिक है कि हर हेड्स में इनकम कैलकुलेट करने के तरीके अलग हैं और टैक्स की रेट कुछ हेड्स में अलग है, इसलिए हेड्स बनाए जाते हैं। तो पहली कंडीशन थी कि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। दूसरी कंडीशन थी कि आपको देखना है कि वो जो इनकम कमा रहा है पर पर्सन वो कौन से हेड में कवर हो रही है। 5 हेड मैंने बता दिया आपको। एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड का टोटल जो आएगा उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। जो नहीं हर बंदे के 5 हेड, मान लो मैं जॉब करता हूँ और मैं इंटरेस्ट भी मिलता है मुझे, तो जॉब से जो इनकम हो रही है वो सैलरी हेड में आएगी और जो बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। तो इन दोनों का टोटल ही मेरे लिए क्या कहलाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। हो सकता है किसी पर्सन के 5 हेड से इनकम होती हो, किसी के 2 या 3 से होती हो, तो उन सबका टोटल 5 हेड का टोटल क्या कहलाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। स्टेप थर्ड होती है कंप्यूटेशन इनकम अंडर ईच हेड। फिर आप इनकम कैलकुलेट करेंगे, जो उस हेड में रूल बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इनकम कैलकुलेट की जाती है। ये कई बार एग्जेम्पशन वर्ड आता है इनकम टैक्स में। एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि वो इनकम एग्जेम्प्ट है और उसे जब कोई इनकम एग्जेम्प्ट कर दी, कोई इनकम माफ़ कर दी टैक्स वालों ने, तो आप उसे इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। देयर आर सर्टेन इनकम, कुछ इनकम्स होती हैं विच आर होली एग्जेम्प्ट, जो पूरी तरह से माफ़ होती हैं फ्रॉम इनकम टैक्स से। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम, दीज इनकम हैव टू बी एक्सक्लूडेड, विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। यानी जो एग्जेम्पशन होती हैं वो आप एग्जेम्पशन मतलब जो इनकम एग्जेम्प्ट है वो इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी, उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा इनकम में से। जबकि एक वर्ड यूज़ होता है टैक्स में डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब जब आपकी इनकम आ जाएगी उसमें से आपको कुछ छूटें दी जाएंगी। जैसे आपकी सैलरी की इनकम है 5 लाख और आपने LIC कराई है 1 लाख रुपए की, तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप LIC कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो जो प्रीमियम दे रहे हैं वो हम आपको उसकी इनकम में से घटा देंगे। तो ये डिडक्शंस होती हैं। डिडक्शन इनकम में से लेस की जाती हैं। हर हेड्स में अलग अलग डिडक्शन मिल सकती हैं। देयर आर डिडक्शन अलाउंसेस प्रिस्क्राइब्ड अंडर ईच हेड इनकम। फिर आपने पढ़ा कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगी। तो अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है और उसको कमाने में आपका कोई खर्चा होता है तो उसकी छूट भी नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए आप खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करने से आपने 2 करोड़ की फसल बेची, जो क्रॉप्स है वो 2 करोड़ में बिकी, पर खेती बाड़ी करने में आपका 50 लाख का खर्चा भी हुआ था। ठीक है, तो एक तरह से 1.5 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 2 करोड़ में तो आपकी क्रॉप फसल बिकी है और 50 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ, बीज वगैरह खरीदे आपने, ट्रैक्टर वगैरह से खर्चा हुआ एक्सेट्रा, 50 लाख का खर्चा, तो नेट प्रॉफिट 1.5 करोड़ का हुआ। तो क्या आप इस 50 लाख को इनकम में से घटा पाएंगे? नहीं, क्योंकि पूरी इनकम ही माफ़ कर दी ना टैक्स वाले। अगर कोई इनकम पूरी तरीके से माफ़ कर देते हैं टैक्स वाले तो उसको कमाने में कोई खर्चा होता है तो वो कहीं से डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर? यानी कोई इनकम अगर एग्जेम्प्ट है तो उसको अर्न करने में अगर आपका कोई एक्सपेंस हो रहा है तो उसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा, उसे लेस नहीं किया जाएगा आपकी अदर इनकम में से। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कपड़े का भी बिजनेस है, मैंने 7 करोड़ रुपये वहाँ से कमाए तो अभी 50 लाख की छूट मुझे वहाँ से दे दो, ऐसा नहीं होगा। जब कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसको कमाने में जो खर्चा आप कर रहे हैं उसकी कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। एज पर सेक्शन 14A, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी, कुछ भी लिखा गया हो। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है कि ये जो आप कॉमा के बाद जो पढ़ने जा रहे हैं चीज़ वो प्रिवेल करेगी। एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन रिलेशन टू एनी एग्जेम्प्ट इनकम, किसी कर मुक्त इनकम को, एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने में कोई खर्चा होता है, इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, आपको उसकी कोई छूट मिलेगी। वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर एनी ऑफ द 5 हेड्स, किसी भी तरह इनकम में से उसे घटाया नहीं जाएगा।
फोर्थ स्टेप, क्लबिंग ऑफ इनकम स्पाउस माइनर चाइल्ड। क्लबिंग मतलब ऐड करना। अभी आप पढ़ेंगे कुछ केसेस आएंगे, एक चैप्टर आएगा जिसमें आपको दूसरे की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, वो क्लबिंग ऑफ इनकम है। जैसे माइनर चाइल्ड है, उसके किसी माइनर चाइल्ड के नाना ने उसकी एफडी करा दी, एफडी पे हर साल 10 लाख का ब्याज मिलता है, तो माइनर तो दे ही नहीं सकता टैक्स, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं, वो किसी रिटर्न पे साइन नहीं कर सकता, तो फिर माइनर की इनकम पे पेरेंट्स को देना होता है टैक्स। तो आपको ये चेक करना होगा कि जिस असेसी की आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या उस पर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये भी चैप्टर आएगा कि अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका कपड़े का बिजनेस है, आपको उसमें लॉस हो गया 10 लाख का इस बार, तो आप इस लॉस को नेक्स्ट ईयर आपकी 10 लाख का लॉस हो गया, पर आपकी जो इनकम है, आपको मकान का किराया भी मिलता है 20 लाख का, तो फिर हाउस प्रॉपर्टी से तो प्लस में हुई है इनकम, और कपड़े के बिजनेस से 10 लाख का लॉस हुआ है, तो आप इसे सेट ऑफ करा सकते हैं। यानी आप अपने बिजनेस के लॉस को बिजनेस की इनकम में से या फिर किसी दूसरी इनकम में से सेट ऑफ करा सकते हैं, सैलरी को छोड़कर। सैलरी हेड से बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो इसे बोलते हैं सेट ऑफ करना। अगर आप सेम ईयर में ही सेट ऑफ हो जाता है, आपकी कोई प्लस की इनकम है उसमें से आप लॉस को घटा रहे हैं, तो इसे सेट ऑफ बोलेंगे। और फिर आपको कम पे देना होगा, 20 लाख मकान का किराया था, 10 लाख बिजनेस का लॉस है, तो 10 लाख पे ही टैक्स देना होगा। और अगर नहीं है आपकी कोई और इनकम, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब आपको प्रॉफिट होगा कपड़े के बिजनेस से, तो आप उसे लेस करवा सकते हैं, तो इसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना। ये भी एक चैप्टर आएगा। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम बता दिया, पांचों हेड का टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, पांचों हेड के टोटल को आप ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में से टैक्स वाले को डिडक्शन देते हैं, छूटे देते हैं, जैसे आप मेडिकल पॉलिसी लेते हैं, प्रीमियम देते हैं, आप अनाथ आश्रम में दान देते हैं, किसी एनजीओ को दान देते हैं, एलआईसी वगैरह कराते हैं, एजुकेशन लोन देते हैं, लेते हैं, एटसेट्रा, तो कुछ डिडक्शन दी जाती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शंस घटाने के बाद जो इनकम बचती है उसे बोलते हैं टोटल इनकम, और टोटल इनकम पर ही टैक्स देना होता है। और टोटल इनकम 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ की जाती है टैक्स देने से पहले। मान लीजिए किसी की इनकम आई 1,50,125 रुपये, तो 10 के मल्टीपल लास्ट में 5 रुपये उससे ज़्यादा है, तो वो 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इस बंदे की टोटल इनकम होगी 1,50,130 रुपये। अगर यह 4 रुपये होता है तो 120 हो जाती है, यानी 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होगी 10 की वो जो इनकम है टोटल इनकम आपकी, और टैक्स लायबिलिटी भी 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होती है, और फिर उसी पे आपको टैक्स देना होता है। टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम भी बोला जाता है। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो आपने पढ़ा। सबसे पहले तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे आप उस पर्सन का जिस बंदे को आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, कि इंडिया में अगर रेजिडेंट है तो टैक्स देना होगा, नहीं तो नहीं देना होगा। फिर आप देखेंगे कौन से हेड में उसकी इनकम कवर होती है। जो हमारे 5 हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, कौन से हेड में वो उसकी इनकम आती है, फिर उस हेड के अकॉर्डिंग आप उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शन है तो देंगे। एग्जेम्पशन मतलब कोई अगर एग्जेम्प्ट है कोई इनकम, तो इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगी, और एग्जेम्प्टेड इनकम को कमाने में अगर कोई खर्चा करेंगे तो उसकी कोई छूट नहीं मिलेगी, और जो डिडक्शन है वो आपको इनकम में से दी जाती है। अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करेंगे, फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड देखेंगे, फिर ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, उसमें से डिडक्शन मिलेंगे आपको 80C से 80U, डिडक्शन का चैप्टर आप पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो आएगा उसे बोलेंगे टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम को ही टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, ये 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होती है, इसी पे आपको इनकम टैक्स देना होता है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है टैक्स की रेट वगैरह हम जब 5 हेड कवर हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, वरना ये अभी रटना हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। एसएससी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एसएससी की डेफिनेशन क्यों दे रखी है? क्योंकि एसएससी तो टैक्स देगा। एसएससी को हिंदी बोलते हैं करदाता, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। तो एसएससी कौन होता है? एसएससी मीन्स अ पर्सन, कोई भी बंदा बाय हुम एनी टैक्स, या तो उसे कोई टैक्स देना है, और एनी अदर सम ऑफ मनी, या कोई भी मनी देनी है, मतलब फाइन पेनल्टी भी देनी है। जैसे कई बार हो सकता है आपका टैक्स तो नहीं बन रहा हो पर आपने इनकम टैक्स का रूल तोड़ दिया जिसकी वजह से आपको कोई फाइन पेनल्टी देनी पड़ रही है, तो भी आपको एसएससी बोला जाएगा। इस पेबल अंडर द एक्ट इन एडिशन इंक्लूड, ये लोग इसमें इंक्लूड होंगे। एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, इन रिस्पेक्ट होम एनी प्रोसीडिंग, जिसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही, कार्यवाही चल रही है, अंडर इनकम टैक्स हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ, या तो आपकी इनकम कैलकुलेट की जा रही है इनकम टैक्स प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, तो भी आपको एसएससी बोला जाएगा। द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसिबल, आप किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं, तो भी आपको एसएससी बोला जाएगा। जैसे माइनर के बिहाफ पे पेरेंट्स को देना होता है। द लॉस सस्टेन बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, यानी आपको कोई लॉस हुआ है उसकी कैलकुलेशन चल रही है, या किसी दूसरे पर्सन को लॉस हुआ है उसके बिहाफ पे आपको लायबल किया जा रहा है तो कैलकुलेशन चल रही है। द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम, या तो आपको रिफंड देगा, आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया तो आपको रिफंड मिलेगा, और सच अदर पर्सन तो आपको एसएससी बोला जाएगा।
एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। डीम्ड टू बी एसएससी मतलब कि आपको माना जा रहा है एसएससी, वैसे तो आप इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, पर आपको माना जा रहा है कि जैसे माइनर के बिहाफ पर आपको देना होगा टैक्स, तो आप डीम्ड टू बी एसएससी हो गए। तो एसएससी में एक तो डायरेक्ट एसएससी आ गया, डायरेक्ट एसएससी जब आप खुद अपनी इनकम पे टैक्स देंगे तो आप डायरेक्ट एसएससी हो गए। एक आता है डीम टू बी एसएससी, जो भी आप पढ़ रहे हैं, डीम मतलब किसी दूसरे के बिहाफ पे आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको डीम टू बी एसएससी बोला जा रहा है। इनडायरेक्ट एसएससी भी बोल सकते हैं आप इसको, इनडायरेक्ट एसएससी। डायरेक्ट तो माइनर है, पर माइनर तो नहीं दे सकता, उसके भी आप पे पेरेंट्स को देना पड़ेगा टैक्स, तो इनडायरेक्ट एसएससी हो गया। एक होता है असेसी इन डिफॉल्ट, यानी अगर आपने कोई प्रोविजन तोड़ा है इनकम टैक्स एक्ट का जिस वजह से आपको कोई फाइन पेनल्टी इम्पोज किया जा रहा है, तो असेसी इन डिफॉल्ट, दोषी कर दाता, डिफॉल्ट किया आपने तो भी आपको कोई फाइन पेनल्टी देना है तो भी आपको असेसी बोला जाएगा। तो एसएससी का मतलब हो गया कि ऐसा कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है या टैक्स तो नहीं बन रहा उसका, पर वो किसी रीज़न से कोई भी मनी पे करने के लिए लायबल इनकम टैक्स में या तो कोई फाइन पेनल्टी इंटरेस्ट, तो भी एसएससी बोला जाएगा। एसएससी डायरेक्ट एसएससी भी हो सकता है। इनडायरेक्ट एसएससी जब आप किसी दूसरे के बिहाफ पे टैक्स दे रहे हैं तो आपको इनडायरेक्ट एसएससी बोला जाएगा। और एसएससी इन डिफॉल्ट भी हो सकता है क्योंकि आपने कोई प्रोविजन वायलेट किया है जिस वजह से आपको टैक्स देना हो रहा है, तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट होते हैं। एवरी एसएससी पर्सन मतलब अभी पढ़ेंगे पर्सन डेफिनेशन, एचयूएफ कंपनी सभी आते हैं। हर एसएससी पर्सन है, पर एवरी पर्सन नीड नॉट बी एसएससी। बिल्कुल हर पर्सन एसएससी थोड़ी होगा। मान लीजिए मेरी इनकम तो 50,000 ये साल की, बहुत गरीब है कोई बंदा, 50,000 इनकम कमा रहा है, तो इसका तो टैक्स बनेगा ही नहीं। तो जब टैक्स नहीं बनेगा, कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगी, ना इसने कोई लॉ तोड़ा है, कोई इंटरेस्ट फाइन भी इसे नहीं देना, तो ये एसएससी नहीं बोला जाएगा। हाँ पर्सन तो है ये, पर एसएससी नहीं ना। एसएससी में वही आएगा जो इस डेफिनेशन में कवर्ड हुआ, या तो उसे कोई टैक्स देना है या फिर उसको कोई भी सम देना है, इस पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कोई इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी देनी है वो आएगा, या किसी दूसरे के भी यहाँ पे आप टैक्स दे रहे हैं वो आएगा, या कोई डिफ़ॉल्ट किया है तो आएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा है, आपने कोई किसी दूसरे के बिहाफ पे आप टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, आपको कोई पेनल्टी फाइन नहीं देना है, आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो आपको पर्सन तो है आप, पर एसएससी नहीं है। यानी हर एसएससी पर्सन तो हो सकता है, पर हर पर्सन एसएससी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। असेसमेंट का मतलब होता है कि जब आपकी इनकम को कैलकुलेट किया जा रहा है तो इसे असेसमेंट बोलते हैं टैक्स में। दिस इज द प्रोसीजर, ये वो प्रक्रिया होती है बाय विच द इनकम ऑफ एन एसेसी इज डिटरमाइंड, जिसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, उसे आप असेसमेंट बोलते हैं। पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। पर्सन की डेफिनेशन इसलिए दे रखी है कि अगर आप पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं और आपकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होती है, तभी आपको इनकम टैक्स देना होगा। वैसे सभी लोग अगर किसी को छोड़ा ही नहीं टैक्स वालों ने। इंडिविजुअल, मैं और आप, नेचुरल पर्सन को इंडिविजुअल बोलते हैं, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर इंडिविजुअल में कवर्ड होंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जब किसी हिंदू परिवार के 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो फैमिली के नाम से पैन कार्ड लेते हैं, तो ऐसे परिवार को एचयूएफ बोला जाता है। ठीक है, इसमें कर्ता होता है जो फैमिली के बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कर्ता सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है टैक्स पे करने के लिए। कंपनी आप समझते हैं, कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो भी टैक्स देगी। फर्म, पार्टनरशिप, फर्म में दोनों आती हैं। एक तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं वो भी आएगी, और जो LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2001 उसके अकॉर्डिंग आप पार्टनरशिप खोलते हैं वो भी इसमें कवर्ड होगी। AOPBY एसोसिएशन पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, नाम से पता चल रहा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जब सारे नेचुरल पर्सन मिलकर कोई ग्रुप बनाते हैं और कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, आपके ग्रुप को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोला जाएगा क्योंकि सारे नेचुरल पर्सन हैं आपके ग्रुप में। AOP मतलब कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी अगर आपके ग्रुप को ज्वाइन करता है तो वो AOP कहलाता है आपके ग्रुप। मान लीजिए कोई कंपनी आपके साथ जुड़ गई कि हाँ मैं भी आपके साथ पैसा मिला के बिजनेस करती हूँ, तो आपके ग्रुप को AOP बोला जाएगा, यानी AOP एसोसिएशन पर्सन। तो क्या फ़र्क हुआ दोनों में? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में केवल नेचुरल पर्सन ही मेंबर बन सकते हैं, जबकि एसोसिएशन पर्सन AOP में आर्टिफिशियल पर्सन प्लस नेचुरल पर्सन मेंबर बन सकते हैं। लोकल अथॉरिटी को भी टैक्स देना होगा, जैसे आपके लोकल अथॉरिटी जो होती है जो शहर की साफ सफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अब जो इन में कवर नहीं होगा वो इसमें कवर हो जाएंगे। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कौन होता है? जो इन द आई ऑफ लॉ, जिसे कानून एक व्यक्ति का दर्जा देता है, कानून की नज़र में उसे व्यक्ति माना जाता है, इन द आई ऑफ लॉ, उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल एटसेट्रा, इनको ये किसी न किसी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। ट्रस्ट, सोसाइटी, कोई ना कोई एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं जिन्हें कानून व्यक्ति का दर्जा देता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF 2 भागों में बटा होता है इंडिया में। एक तो दाई भाग स्कूल होता है और एक मिताक्षरा स्कूल होता है। दाई भाग स्कूल बंगाल और आसाम में अप्लाई होता है, मिताक्षरा पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। तो बेसिक फर्क क्या है? मिताक्षरा ये बोलता है कि जब पुश्तैनी प्रॉपर्टी अगर है, एनेस्टर प्रॉपर्टी है, तो भले फादर जिंदा है फिर भी बेटा पार्टीशन की डिमांड कर सकता है कि मुझे तो हिस्सा चाहिए पुश्तैनी प्रॉपर्टी में, आप हिस्सा मांग सकते हैं। जबकि दाई भाग स्कूल में क्या होता है कि जब तक एल्डर जिंदा है, जब तक आपके बड़े जिंदा हैं, आप पुश्तैनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकते हैं।
कंपनियां क्लासिफिकेशन कंपनी दे रखी, कंपनी दो तरह की हो सकती है टैक्स के अकॉर्डिंग, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी तो हमेशा ही डोमेस्टिक होगी क्योंकि ये तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में या उससे पहले किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो इंडियन कंपनी, यानी इंडियन कंपनी वो होती है जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले कोई एक्ट था इंडिया में उसमें रजिस्टर्ड होती है। और कोई ऐसी कंपनी जो इंडिया में अपने डिविडेंड को डिक्लेयर कर देती है, इंडिया में कोई इनकम कमा रही है उसी से इंडिया में अपने डिविडेंड, तो आप समझते हैं जो शेयर पे रिटर्न दिया जाता है, आपको प्रॉफिट लौटाया जाता है, वो डिविडेंड होता है, रिटर्न ऑन शेयर। तो अगर कोई कंपनी है जो डिविडेंड की डिक्लेरेशन और पेमेंट भारत में करती है, जो भारत से इनकम कमा रही है, तो भले वो फॉरेन कंपनी, भले वो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, पर वो इंडियन डोमेस्टिक कंपनी मानी जाएगी एज पर इनकम टैक्स है। कंपनी विच हैज़ मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। और फॉरेन कंपनी तो वही होती है जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। फर्म में दोनों फर्म पार्टनरशिप कवर होंगी, एक पार्टनरशिप एक्ट में जो रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग खोली गई है वो फर्म भी आएगी, और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग जो फर्म खोली गई है वो भी इसमें आएगी। ये तो निकल, हाँ। तो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स इन 1961। आप रिवीजन कर रहे हैं तो मेन चीज़ें ही पढ़ रहे हैं जो आपसे, जिससे आपके चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेप्ट इनकम दे रखा है कि रेगुलर रिसीट वर्सेस कैजुअल रिसीट, मतलब मेरे को रेगुलर इनकम भी मिलती है कहीं से, कैजुअल मतलब कभी कभी भी मैं कमाता हूँ, तो दोनों केसेस में टैक्स देना होगा। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि ये इनकम तो कभी कभी होती है, जैसे लॉटरी तो कभी कभी खुलती है तो मैं उस पर टैक्स नहीं दूंगा, नहीं। चाहे आप रेगुलर सोर्स से कमा रहे हैं, चाहे आप कैजुअल कभी कभी वो इनकम आपको मिल रही है, तब भी आपको टैक्स देना होगा। अब चाहे रेवेन्यू रिसीट है और कैपिटल रिसीट, अगर कोई फिक्स एसेट बेच के पैसा आया, प्रॉफिट कमाया, तो भी टैक्स देना होगा। रेवेन्यू मतलब डे टू डे एक्टिविटी से जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें भी टैक्स देना होगा। नेट रिसीट वर्सेस ग्रॉस रिसीट, हमेशा टैक्स नेट रिसीट पे लगता है, ग्रॉस रिसीट पे नहीं लगता। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख की, उसे 12 लाख में बेचा, तो प्रॉफिट तो 2 का ही हुआ ना, नेट रिसीट 2 मानी जाएगी। तो ग्रॉस रिसीट है 12 लाख, इसमें से खर्चे घटाए जाएंगे, बेचने पे जो खर्चा होगा घटाने का जो नेट रिसीट आएगी, इसी पे टैक्स आपको देना होगा। इनकम मीन्स नेट रिसीट, हमेशा इनकम को अगर नेट रिसीट से होता है, नहीं खर्चे घटाने के बाद, एंड नॉट ग्रॉस रिसीट। नेट रिसीट आर अराइव, नेट रिसीट कैसे आती है, एट आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद अर्निंग सच एसेट, खर्चों को घटा दिया जाता है। ड्यू बेसिस वर्सेस रिसीट बेसिस, अब क्वेश्चन होता है मेरे को ड्यू बेसिस पे टैक्स देना होगा इनकम टैक्स में या रिसीट बेसिस। ड्यू बेसिस को एक्रूअल काउंसिल में मर्केंटाइल सिस्टम भी बोलते हैं। आप 11 से पढ़ रहे हैं, चाहे इनकम मिली हो या नहीं मिली हो, चाहे खर्चा हुआ हो या नहीं हुआ, अगर वो आपके करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है तो आपको उसे रिकॉर्ड करना होता है अपने अकाउंट्स में। और रिसीट बेसिस जब मिलता है वो इनकम, तभी हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करते। तो टैक्स वालों ने बोला कि आपका जो प्रॉफिट एंड गेन का जो हेड है और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है, उसमें तो चॉइस दी टैक्स वालों ने कि जब इनकम मिले तब टैक्स देना, नहीं मिले तो मत देना, ठीक है। पर जो सैलरी हेड है, हाउस प्रॉपर्टी हेड है और जो कैपिटल गेन है, उसमें भले इनकम नहीं मिली फिर भी आपको ड्यू बेसिस पे टैक्स देना होगा। जैसे आपने अपने मालिक के यहाँ 12 महीने काम किया पर 10 महीने की सैलरी दी, उसने 2 महीने की अभी नहीं दी, कोई भी रीज़न हो सकता है, लॉस वगैरह चल रहा है, बाद में देगा, तो आपको टैक्स तो 12 महीने की इनकम पे देना होगा ड्यू बेसिस पे, ठीक है। यानी 2 हेड में चॉइस दी टैक्स वालों ने, प्रॉफिट एंड गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो चॉइस दी है। आप चाहें तो ड्यू बेसिस पे टैक्स दे दें, चाहे तो रिसीट बेसिस पे दे दें, आपकी चॉइस है उसमें, ठीक है। यानी इनकम मिलेगी तभी देंगे, इनकम कमाई पर मिली नहीं, जैसे आपने उधार सामान बेचा 10 करोड़ का, पर अभी डेटर ने पैसे नहीं दिए तो अभी इनकम हुई नहीं, तो आप उस पर टैक्स नहीं देंगे। बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्सेज में चॉइस है, उसमें 2 में से किसी एक को आप चुन सकते हैं, तो ड्यू बेसिस पे दे दीजिए या रिसीट बेसिस पे दे दीजिए। पर बाकी जो हेड बच गए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसमें ड्यू बेसिस पे टैक्स देना होगा, भले इनकम मिली या नहीं मिली। अगर आपने वो बेचा है सामान तो आपको इनकम कमाई है तो टैक्स देना होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब आय का यूज़ करना, इनकम को यूज़ करना, और डाइवर्जन इनकम मतलब आप लीगली लायबल हैं अपनी इनकम का कुछ पार्ट किसी को देने के लिए, उसे डाइवर्जन ऑफ इनकम बोलते हैं। जैसे 3 ऑथर हैं ABC, तीनों ने मिलकर एक बुक लिखी और पी लिमिटेड पब्लिशर कंपनी ने बुक छापी। अब बुक छापने पर रॉयल्टी मिलेगी, उसने रॉयल्टी 1-1 लाख रुपए बन रही है, पर पी लिमिटेड ने ए के नाम से 3 लाख का चेक बना दिया। तो ए अच्छी तरह से जानता है कि पूरे 3 लाख उसके नहीं है, इसमें से 1 लाख उसे बी को देने, 1 लाख सी को देने हैं, तो वो डाइवर्जन ऑफ इनकम है। यानी क्या समझ में है, जब आप लीगली लायबल हैं अपनी इनकम का कुछ पार्ट किसी को देने के लिए, जो आपको इनकम रिसीव हुई है उसमें कुछ पार्ट किसी को देने के लिए आप लीगली लायबल हैं। अदरवाइज बी और सी केस करेंगे, आप पे कंप्लेन लिखा सकते हैं। तो लीगली लायबल हैं, तो आप जितना पार्ट डाइवर्ट कर देंगे उसे बोलते हैं डाइवर्जन इनकम, और जितना पार्ट आप डाइवर्ट कर देंगे उस पर टैक्स नहीं देंगे। ए अपने हिस्से पे टैक्स देगा 1 लाख पे, पूरे 3 लाख पे टैक्स नहीं देगा।
एप्लीकेशन इनकम का मतलब होता है आपने टैक्स पे कर दिया अपनी इनकम पे, राइट। टैक्स पे करने के बाद आप अपनी इनकम का कुछ भी करो, शॉपिंग करो, मूवी देखो, खाना खाओ, खरीदो, व्हाटएवर कुछ भी करो, वो होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम, आय का यूज। यानी आफ्टर पेइंग टैक्स आप अपनी इनकम को जिस तरह से यूज़ करते हैं उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम बोला जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल आप पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसिट ऑलवेज टैक्सेबल होती है, डे टू डे बेसिस पे जो आप कमाते हैं वो रेवेन्यू रिसिट होती है। कैपिटल रिसिट टैक्स वाले ने बोला कि कैपिटल रिसिट जनरली एग्जेम्प्ट होती है, पर अगर वो कुछ कहेंगे तो टैक्स देना होगा। कैपिटल रिसिट कैन नॉट बी टैक्स अनलेस दे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ डेफिनेशन ऑफ इनकम, पर उन्होंने कह ही दिया है कैपिटल रिसिट मतलब कैपिटल एसेट बेचने पे जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसिट हो गई, और कैपिटल गेनिंग हेड बनाई दिया, यानी कैपिटल एसेट भी अगर आप बेचेंगे तो भी आपको टैक्स देना होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट अराइजिंग सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी। अगर आप शेयर सिक्योरिटी वगैरह बेचते हैं, ठीक है, अगर आपका बिजनेस है डे टू डे का, आपका काम ही है शेयर मार्केट का, तब तो बिजनेस प्रोफेशन हेड आएगा। पर अगर शेयर सिक्योरिटी आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदे, इन्वेस्टमेंट बेचने पे जो पैसा आएगा वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। क्या एक सिंगल ट्रांजैक्शन को बिजनेस माना जा सकता है? बिल्कुल, ऐसा जरूरी थोड़ी कि आप पूरे 12 महीने करो। आपने एक दिन ही, मान लो आप मेला लग रहा है, कोई फेयर लग रहा है दिवाली पे, आपने एक दिन वहाँ सामान बेचा जाकर, तो वो भी बिजनेस माना जाएगा। रिपीटेशन जरूरी नहीं है किसी ट्रांजैक्शन का, अगर आप एक दिन भी बिजनेस करते हैं तो भी आपको उस पर टैक्स देना होगा। लिक्विडेशन डैमेजेस एक वर्ड है जो लॉ में यूज़ होता है। अगर मान लीजिए मैंने प्रॉमिस किया, मैंने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपको रोड बनानी है अपनी फैक्ट्री में, मैंने कहा मैं 10 दिन में रोड बना दूंगा, पर उसमें मैंने कहा अगर 10 दिन में रोड नहीं बना पाऊंगा तो मैं 5 लाख रुपये आपको दूंगा एज ए फाइन। तो ये फाइन होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। यानी क्या समझ में आया, जब आप किसी पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा नहीं कर पाते तो वो आपसे फाइन पेनल्टी चार्ज करता है, जिसे लॉ की लैंग्वेज में लिक्विडेटेड डैमेजेस बोला जाता है, और ये भी टैक्सेबल होता है, क्योंकि मैं दूंगा तो आपको, तो आपके लिए तो इनकम हो गई, 5 लाख रुपए आपको मिल गए, तो आपके लिए टैक्सेबल होगा ये अमाउंट। कंपनसेशन मिल रहा है, कोई टर्मिनेशन एजेंसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई एजेंसी ले रखी थी इंडियन गैस की या किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी थी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है तो आपको कंपनसेशन देगा सामने वाला। अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है तो कंपनसेशन जो मिल रहा है वो भी टैक्सेबल होगा। गिफ्ट भी टैक्सेबल होगा, अगर आपको रिलेटिव्स के अलावा किसी और पर्सन से गिफ्ट मिलता है और वो 50,000 से ज़्यादा वैल्यू का होता है एक सिंगल ईयर में, तो आपको टैक्स देना होता है। ये आगे पढ़ेंगे वैसे पूरा ढंग से। इंडिया की डेफिनेशन इसलिए दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 25A में कि इंडिया में अगर आप कमाएंगे तो ही तो टैक्स देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इंडिया में एक तो टेरिटोरियल वाटर आ जाता है, टेरिटरी आ जाती है इंडिया की, जो मैप में आपको दिखाई देता है भू क्षेत्र, आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। टेरिटोरियल वाटर आ जाता है जो 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है। सी बेड आता है, पाताल जो पानी के नीचे है वो टेरिटोरियल वाटर सी बेड। सबसॉइल एंडरलिंग सच वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन। एयर स्पेस, हवा के ऊपर का स्पेस भी इसमें कवर्ड होगा, जो इंडिया के ऊपर मैप में हवा है। टेरिटोरियल वाटर इस सब में कवर्ड होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 45, प्रीवियस ईयर असेसमेंट पढ़ाई दिया। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल की इनकम पे आपको, जिस साल आपकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, टैक्स पे करने के लिए लायबल किया जाता है, उसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। प्रीवियस ईयर जिस साल इनकम अर्न करते हैं आप, उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर। 23-24 आपका प्रीवियस ईयर है जिस साल आप इनकम अर्न करेंगे, और असेसमेंट ईयर हो गया 24-25 एक साल आगे चलेगा। इस साल आप प्रीवियस ईयर में कमाई इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, वो होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का होगा, और आपके कोर्स के लिए 1 अप्रैल 24 से शुरू होगा, 31 मार्च 25 को एंड होगा। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं, और आपकी कोर्स के लिए क्या है, प्रीवियस ईयर आपका 1 अप्रैल 23 से शुरू होगा, 31 मार्च 24 को एंड होगा। प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने तो अगस्त में बिजनेस शुरू करा, तो मेरा अप्रैल से थोड़ी गिन सकते हैं टैक्स वाली इनकम, तो मेरा प्रीवियस हो जाएगा अगस्त 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक। तो प्रीवियस ईयर 12 मंथ से का भी हो सकता है, 12 मंथ से कम का भी हो सकता है, जबकि असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का ही होगा, 12 मंथ से कम का नहीं हो सकता है। अभी आपने पढ़ा कि प्रीवियस ईयर में हम इनकम कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होता है, नेक्स्ट ईयर देना होता है टैक्स। पर इन 5 केसेस में जो आप पढ़ने जा रहे हैं, सेम ईयर में कमाना होगा और सेम ईयर में टैक्स देना होगा, यानी प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न होगी और प्रीवियस ईयर में टैक्स देना होगा। केसेस वेयर इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, आपकी शिपिंग बिजनेस है, आपकी शिप चलती है, तो आप इंडिया से भी लोगों का सामान एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं, तो इंडियन लोगों से आप किराया कलेक्ट करेंगे, फ्री में तो लेके नहीं जाएंगे, तो जो आप किराया कलेक्ट करेंगे उसका 7.5% प्रॉफिट माना जाएगा। जैसे मान लीजिए इंडियन लोगों से आपने 1 लाख रुपए का किराया लिया, मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा है आपका शिप,
तो वहाँ ले जाने के लिए आपने 1 लाख रुपए का किराया कलेक्ट किया इंडियन लोगों से, तो 1 लाख का 7.5%, 7,500, 7,500 आपकी इनकम माना जाएगा। और उस इनकम पे मान लीजिए टैक्स रेट 10%, वैसे आप आगे पढ़ेंगे टैक्स रेट 10% है, तो 7,500 का 10%, 750 रुपये आपको हाथ तो हाथ टैक्स दे के जाना होगा, तभी आपको इंडियन पोर्ट छोड़ने की परमिशन दी जाएगी। यानी अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, शिपिंग बिजनेस कर रहा है, तो सेक्शन 172 ये बोलता है कि इंडियन लोगों से जितना भी फेयर उसने कलेक्ट किया, भाड़ा कलेक्ट किया, उसका 7.5% उसकी इनकम माना जाएगा, और 7.5% पे जो टैक्स की रेट है उस रेट से आपको टैक्स देना होगा, तभी आपको इंडिया से जाने की परमिशन दी जाएगी। यानी सेम ईयर में आप कमा रहे हैं, सेम ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। पर्सन लिविंग इंडिया सेक्शन 174, नाम से पता चल रहा है अगर कोई पर्सन परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर का वेट थोड़ी होगा। आप अमेरिका सेटल होने जा रहे हैं परमानेंट, तो अगले साल जरूर थोड़ी इंडिया आप आएंगे, तो फिर आप भाग भी सकते हैं, इंडिया में टैक्स नहीं देना होगा। तो अगर कोई पर्सन परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है तो जिस डेट को वो छोड़ के जा रहा है उस डेट तक का टैक्स कैलकुलेट करके हाथों हाथ जमा कराना होगा, अगले साल का वेट नहीं होगा सेक्शन 174 के अकॉर्डिंग। इसी तरह कोई AOP है, आर्टिफिशियल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस सेक्शन 174 है। यानी कोई ग्रुप बनाया आपने, 15 दिन के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं, 15 दिन बाद आपका ग्रुप अलग अलग हो जाएगा। यानी 15 दिन के लिए आप कुछ लोग इकट्ठे हो गए और बिजनेस कर रहे हैं, जो कोई फेयर लग रहा है, मेला लग रहा है, 15 दिन के लिए आप लोगों ने पैसे इकट्ठे करके कुछ सामान खरीदा, फिर प्रॉफिट में उस मेले में बेचेंगे, तो फिर नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं होगा, क्योंकि आप तो सेम ईयर में ही फॉर्म हो रहे हैं और सेम ईयर में डिसॉल्व हो रहे हैं, आप खत्म भी हो रहे हैं। तो अगर कोई एसोसिएशन पर्सन है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई ग्रुप बनाते हैं, सेम ईयर में ही फॉर्म होते हैं, सेम ईयर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं होगा, आपको हाथों हाथ सेम ईयर में टैक्स देना होगा। पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स सेक्शन 175, नाम से पता चल रहा है अगर अवॉइड टैक्स की चोरी करने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं और ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाती है, तो अगले साल का वेट नहीं होगा, सेम ईयर में आपको उस पर टैक्स देना होगा, प्लस पेनल्टी फाइन तो लगेगी, वो अलग है। डिसकंटिन्यू बिजनेस सेक्शन 174, मान लीजिए आप कपड़े का बिजनेस करते थे, आपने अक्टूबर में ही बंद कर दिया बिजनेस, तो फिर अगले साल का वेट नहीं होगा, सेम ईयर में ही आपको टैक्स देना होगा। अगर कोई बिजनेस आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो जिस दिन आप बंद कर रहे हैं उस दिन तक जो प्रॉफिट आपने कमाया उस पर हाथों हाथ आपको टैक्स देना होगा। पर इस वाले केस में असेसिंग ऑफिसर को चॉइस दी गई है, इनकम टैक्स ऑफिसर में लिखा है, चाहे तो नेक्स्ट ईयर भी ले सकता है, कंपलसरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर है असेसिंग ऑफिसर मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर की, वो चाहे तो कह सकता है कि चलो कोई बात नहीं आप नेक्स्ट ईयर ही दे देना, चॉइस है, कंपल्सन नहीं है। बाकी केसेस जो आपने ऊपर पढ़े उसमें तो सेम ईयर में टैक्स कलेक्ट होगा, इस केस में चॉइस है, डिसकंटिन्यू बिजनेस में असेसिंग ऑफिसर के पास चॉइस है, वो आपको कह सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप टैक्स पे कर दीजिएगा। अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ें आप छुपाते हैं, टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, तो टैक्स वाले ने बोला कि अगर कोई अनडिस्क्लोज इनकम पता चलती है जो आपने छुपाई थी, बता नहीं रहे थे, फिर रेट पड़ती है, छापे मारते टैक्स वाले या किसी भी तरह से उन्हें पता चल जाता है, तो उसको इनकम मानते हुए वो आपसे टैक्स लेंगे। सबसे पहले है इसमें कैश क्रेडिट सेक्शन 68, मान लीजिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक हो रहे हैं, आपका कैश अकाउंट चेक किया जा रहा है, उसमें पता चलता है कि 2 करोड़ रुपए हैं आपके अकाउंट, कैश अकाउंट के अकॉर्डिंग आपके पास 2 करोड़ रुपए का बैलेंस है, भले फिजिकल है या नहीं, आपका अकाउंट बोल रहा है कि आपके पास 2 करोड़ रुपए का कैश है और ये रिकॉर्ड आप शो नहीं कर रहे थे अपनी बुक्स अकाउंट में, ढंग से आप बता नहीं रहे थे, पर टैक्स वालों को पता चल जाता है, तो वो पूछेंगे 2 करोड़ रुपए आए कहाँ से, सोर्स बताओ कहाँ से आए 2 करोड़ रुपए आपके पास, आपका बुक्स अकाउंट में आपने एंट्री करी है कि 2 करोड़ रुपए मिले हैं आपको, तो कहाँ से मिले हैं, किससे मिले हैं, नेचर ऑफ सोर्स बताइए, कैसे आप बता ही नहीं पा रहे हैं और जो एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है इनकम टैक्स ऑफिसर को, तो 2 करोड़ रुपये आपकी इनकम मान लेगा। अनएक्सप्लेन लोन और बोरिंग, सेम वही आपके पता चलता है आपने किसी से लोन लिया 10 करोड़ का, ठीक है, तो पूछेंगे ना कहाँ किससे लिया, क्यों लिया, पर्पस बताइए किससे लिया, एक तो क्यों लिया ये पूछेंगे, पता चलता है आप बता ही नहीं पा रहे किससे लिया, तो वो समझ जाएंगे आप इनकम को लोन के तौर पे दिखाना चाहते हो, ताकि लोन पे तो टैक्स लगता नहीं, तो मानेंगे ये इनकम है, लोन नहीं है, इस पर आपको टैक्स देना होगा। अगर आप कोई अनएक्सप्लेन लोन है, कोई बोरिंग है, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते लोन किससे लिया, क्यों लिया, रीज़न नहीं दे पाते या रीज़न देते हैं पर इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो लोन अमाउंट को जितना आपने अनएक्सप्लेन किया है, नहीं पता है, उसे इनकम मान लेगा। अनएक्सप्लेन शेयर कैपिटल प्रीमियम अदर सोर्सेज में भी आएगा। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं होता, उसे क्लोजली हेल्ड कंपनी बोलते हैं, यानी प्राइवेट कंपनी की बात कर रही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती है और उसे कोई शेयर कैपिटल का पैसा मिलता है। प्राइवेट कंपनी में भी शेयर होते हैं तो कोई एप्लीकेशन मनी मिलती है, शेयर कैपिटल मिलती है, शेयर प्रीमियम मिलता है, पर वट एवर नेम कॉल्ड कुछ भी किसी भी नाम से बुला लें वो पैसा लेती है अपने बुक्स अकाउंट में। और तो टैक्स वाले पूछेंगे कि आपको बताना होगा किस बंदे ने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे।
अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आपको ये तो बताना ही होगा ना कि इस बंदे ने शेयर खरीदे आपकी कंपनी के, तो आपको उस बंदे का नाम बताना होगा, बीइंग अ रेजिडेंट हुज नेम सच क्रेडिट रिकॉर्डेड बताना होगा। अगर आप बता ही नहीं पाते कि इस बंदे ने आपको पैसे दिए शेयर खरीदने के लिए, शेयर एप्लीकेशन मनी दी, शेयर कैपिटल मनी दी, प्रोसेसिंग ऑफिसर आपके आंसर से खुश भी नहीं है तो वो मान लेगा कि ये पैसा एप्लीकेशन मनी का नहीं है, कोई सेल है, कोई सामान बेचा और आप इनकम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई शेयर कैपिटल पे तो कोई इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं, आप 11th-12th से पढ़ रहे हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। पर अगर आप बता ही नहीं पाते किस बंदे ने आपको पैसे दिए, आप या फिर आपके आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं होता है असेसिंग ऑफिसर, तो वो शेयर प्रीमियम में शेयर कैपिटल के अकाउंट को आपकी इनकम मान लेगा। पर ये रूल अप्लाई नहीं होता वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल कंपनी पे, यानी अगर कोई वेंचर कैपिटल कंपनी ने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं या वेंचर कैपिटल फंड है तो उन पर ये अप्लाई नहीं होता है। दीज एडिशनल कंडीशन वुड नॉट अप्लाई द पर्सन इन हुज नेम द सम इज रिसीव, जिसके नाम पे आपको पैसा मिला है वो पर्सन या तो वेंचर कैपिटल फंड है, वेंचर कैपिटल कंपनी है, सेबी के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड है उन पे अप्लाई नहीं होता है। यानी वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनियां कहीं इन्वेस्ट करती हैं तो ये माना जाता है वो सही पैसे से इन्वेस्ट कर रही हैं, वहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होगा। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट सेक्शन 69 नाम से पता चल रहा है आपने 10 करोड़ के शेयर खरीदे एक साल में, तो टैक्स वाले पूछेंगे भैया 10 करोड़ रुपए आए कहाँ से तुम्हारे पास में, तुम ये बताना पड़ेगा ना सोर्स ऑफ इनकम, 10 करोड़ कमाए कैसे, आप बता ही नहीं पा रहे तो ये इन्वेस्टमेंट जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे वो आपकी इनकम मान लिया जाएंगे। अनएक्सप्लेन मनी, आपके यहाँ छापा पड़ता है, बहुत सारा मनी मिलता है, कैश मिलता है, बुलियन, गोल्ड, बिस्किट मिलते हैं, ज्वेलरी मिलते हैं, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि बुक्स में आपने शो नहीं कर रखे, तो टैक्स वाले पूछेंगे भैया कहाँ से आया ये सारा सामान है, पैसा कहाँ से लाया तुम खरीदने के लिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं, जो एक्सप्लेनेशन करते हैं उससे वो सेटिस्फाई नहीं है असेसिंग ऑफिसर, तो इनकी वैल्यू पे आपको टैक्स देना होगा। मान लिया जाएगा कि आपने गलत 2 नंबर का पैसे से कमाया है और आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे थे तो आपको टैक्स देना होगा। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 69B, नाम से पता चल रहा है आपने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे 10 करोड़ के और बुक में दिखाए हैं 7 करोड़ के, 3 करोड़ दिखाई नहीं रहे। अब पता चल जाता है टैक्स वालों को तो पूछेंगे ना भैया 3 करोड़ के क्यों नहीं दिखा रहे, जब शेयर 10 करोड़ के खरीदे तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की वैल्यू का दिखाओगे ना, बैलेंस शीट में आपने 7 करोड़ का दिखाया, ये समझ जाएंगे 3 करोड़ रुपए छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पा रहे, तो फिर 3 करोड़ रुपए पे वो आपकी इनकम मानेंगे और इस पर आपको टैक्स देना होगा। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर सेक्शन 69C, आपका P&L अकाउंट वो देख रहे हैं, आपने P&L अकाउंट में सैलरी दिखा रखी है 10 करोड़, तो पूछेंगे भैया 10 करोड़ की सैलरी किसे दी आपने, पूछेंगे नहीं खर्चा, आप बता ही नहीं पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे 10 करोड़ की सैलरी किसे दी, तो माना जाएगा ये खर्चा नहीं, आप जानबूझ के खर्चे पर झूठे खर्चे लिख रहे हैं, बोगस खर्चे लिख रहे हैं ताकि खर्चे बढ़ जाए, इनकम कम हो जाए। तो अगर कोई खर्चा आपने लिखा है अपने P&L अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो खर्चा नहीं माना जाएगा, वो आपकी इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी सेक्शन 69D, हुंडी मतलब एक नॉर्मल पेपर जिसके बेस पे आपने किसी से लोन लिया है, तो मान लीजिए अगर आपने बैंक से लेते हैं लोन तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बैंक अकाउंट में आता है पैसा, अकाउंट पे चेक से भी ले सकते हैं, जैसे अकाउंट पे चेक तो समझते हैं जिस पे आप ऐसे लिख देते हैं अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक अगर आप किसी को देते हैं तो वही बंदा पैसे ले सकता है जिसका चेक पर नाम है, कोई और बंदा नहीं ले सकता। पर अगर आपने किसी से अकाउंट पे चेक के थ्रू लोन नहीं लिया है, ना बैंक के थ्रू लोन लिया, आपने किसी से उधार लिए पैसे 10 करोड़, ठीक है, तो उधार लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिए हैं तो मान लिया लोन है, पर जब आप इसे चुकाओगे ना, जो ये पैसा आपने उधार लिया है तो आपको ऑनलाइन बैंकिंग यानी बैंक के थ्रू ही चुकाना है, तो अकाउंट पे चेक से चुकाना है या ऑनलाइन चुकाना है। अगर आप कैश में चुका दोगे तो माना जाएगा ये लोन नहीं था, ये 2 नंबर का पैसा था जिस पर आप टैक्स देने की कोशिश कर रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे, और इस लोन पर भी टैक्स लग जाएगा। यानी क्या समझ में है, अगर आप किसी से लोन लेते हैं सादे कागज़ पर, हुंडी मतलब एक सादा कागज़ नॉर्मल, जैसे हुंडी एक संस्कृत वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता था एंशिएंट टाइम में, तो अगर आप किसी से लोन लेते हैं तो या तो आप बैंक अकाउंट के थ्रू ले लो, आपके बैंक में क्रेडिट हो जाए तब तो अच्छी बात है, अकाउंट पे चेक से ले लो। पर अगर आप अकाउंट पे चेक से नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल कैश में ले रहे हैं, तो जब आप पेमेंट करेंगे ना इस लोन का तो आप अकाउंट पे चेक या बैंक के थ्रू ही करेंगे। अगर आप कैश में पेमेंट कर देंगे तो ये लोन नहीं माना जाएगा, ये इनकम मान लिया जाएगा। वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड और हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देन इज रीपेड, आप उस पर चुकाते हैं, या तो लोन ले रहे हैं या चुका रहे हैं, अदर देन थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक से नहीं चुका रहे हो ना बैंक, द अमाउंट सो बोरोड, तो जितना लोन लिया या जितना चुकाया वो आपकी इनकम माना जाएगा। यानी अगर आपने कैश में लोन ले लिया किसी से या कैश में चुका रहे हैं तो आपकी इनकम माना जाएगा। अगर आपको लोन लेना है तो भी आप अकाउंट पे चेक या बैंक के थ्रू लीजिए, और चुकाना है तो भी अकाउंट पे चेक या बैंक के थ्रू आप चुकाइए। तो ये फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन खत्म हो गया। इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पर जब 5 हेड पूरे हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है इस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।